ब्रिटेन चीन के संबंधों का स्वर्ण काल खत्म। ऋषि सुनक का बड़ा ऐलान, भारत से करेंगे एफटीए। दोस्तों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने चीनी ड्रैगन पर बड़ा प्रहार किया है। सुनक ने कहा है, ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्तों का स्वर्ण काल अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि चीन ने ब्रिटेन के मूल्य और हितों के लिए व्यवस्थित चुनौती पेश कर दी है। सुनक सरकार ने संघाई में विरोध प्रदर्शन कर रहे बीबीसी पत्रकार को पीटे जाने की निंदा की है। ब्रिटेन के पीएम ने कहा, हम हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंजाम देंगे। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्तों का स्वर्णिम काल खत्म हो गया है और इसके साथ ये विचार भी खत्म हो गया है कि व्यापार से अपने आप ही सामाजिक और राजनीतिक सुधार होंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को चीन के प्रति अपनी दृष्टिकोण विकसित करना होगा। सुनक ने बताया कि चीन अपनी सभी सरकारी ताकत का इस्तेमाल दुनिया में प्रभाव बढ़ाने के लिए कर रहा है। सुनक ने कहा, उनकी सरकार हिंद प्रशांत क्षेत्र के सहयोगियों के साथ अपने व्यापार और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर प्राथमिकता देगी। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इससे पहले सुनक अपनी ही पार्टी के विरोधियों के निशाने पर आ गए थे, जो आरोप लगा रहे थे कि सुनक अपने पूर्ववर्ती लीज ट्रस्ट के मुकाबले कम कठोर रवैया रख रही है। इससे पहले लीज के खिलाफ अपनी दावेदारी के दौरान ऋषि सुनक ने वादा किया था कि अगर जीतते हैं तो चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएंगे। उन्होंने चीन को घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा नंबर 1 बताया था। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुनक और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। ब्रिटेन ने चीन में बनी सुरक्षा कैमरों को संवेदनशील सरकारी इमारतों में लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच सुनक ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार विदेश नीति के संबंध में पहली बार भाषण दिया है। भारत का प्रवेश द्वार बनेगा ईरान, रूस संग मिलाया हाथ, एशिया में पुतिन का बड़ा प्लान। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत करने में ईरान बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ईरान और रूस के बीच 12 मिलियन टन रूसी सामान के ट्रांजिट के लिए सहमति बनी है। ये रूसी सामान ईरान के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते भारत जाएगा। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रूस दोनों ही व्यापार को बढ़ाना चाहते थे और इसमें ये कॉरिडोर गेम चेंजर साबित हो रहा है। ईरानी रेलवे के प्रमुख की मास्को यात्रा के दौरान रूसी रेलवे के प्रमुख से मुलाकात में ट्रेड को बढ़ाने पर सहमति बनी है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 10 मिलियन टन सामान का समझौता हुआ था। ईरान भारत के लिए रूसी सामानों का प्रवेश द्वार बनकर उभर रहा है। मास्को से मुंबई के बीच कॉरिडोर में ईरान बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अभी भी विकसित हो रहा है। रूसी अधिकारियों का अनुमान है कि इस कॉरिडोर की कुल क्षमता 15.4 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। यही नहीं, वे इसे डबल करके सालाना 35 मिलियन टन तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। ये डबल करने का काम नए रास्तों को शुरू करने और पूर्व से पश्चिम में पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों को 35 मिलियन टन ट्रांजिट क्षमता पहुंचने में संदेह है। रूसी अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर ईरान के अंदर अब्बास के रास्ते रूस में सेंट पीटर्सबर्ग को चीन से जोड़ दिया जाए तो व्लादिवोस्तोक मास्को के बीच रेलवे मार्ग पर दबाव कम हो सकता है। रूसी अधिकारियों ने कहा है, रेल मार्ग से चीन और रूस के बीच सबसे ज्यादा सामान आता जाता है। इस रास्ते से चीन को सामान भेजने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। रेल मार्ग से जहां 40 से 45 दिन लगता है, वही बंदर अब्बास के रास्ते इसमें 49 से 59 दिनों का समय लगेगा। हालांकि फायदा इससे ये होगा कि रेल मार्ग में आने वाली परेशानियां कम हो जाएगी। विश्लेषक का कहना है कि इस ट्रांजिट मार्ग से मास्को मुंबई कॉरिडोर स्पष्ट हो गया है। बड़ी संख्या में कंपनियां इस कॉरिडोर की संभावना को तलाश करने में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है, अगर आधा प्लान भी लागू हो जाता है तो भी ये बहुत बड़ी सफलता होगी। ब्रिटेन ने अब यूक्रेन को भेजी ब्राइमस्टोन 2 मिसाइल। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध अब 10वें महीने में प्रवेश कर गया है और नाटो देश लगातार घातक हथियार और मिसाइलें यूक्रेन को भेज रहे हैं। इसी के तहत ब्रिटेन को अब अत्याधुनिक ब्राइमस्टोन 2 मिसाइल को यूक्रेन को भेजा है। इस घातक मिसाइल में ये क्षमता है कि वो रूसी टैंकों को तबाह कर सकती है और खुद ही अपने लक्ष्य का चुनाव कर सकती है। यूक्रेन युद्ध में अब रूस की सेना यूक्रेन के बिजली संयंत्र को निशाना बना रही है, जिससे भीषण ठंड के बीच यूक्रेनी जनता के मनोबल को तोड़ा जा सके। यूक्रेन की सरकार ने एक बयान जारी करके कहा है कि फरवरी में जंग शुरू होने के बाद रूस ने अब तक 32,000 नागरिक लक्ष्य को मिसाइल और तोप के गोलों से निशाना बनाया है। रूस के भीषण हमलों के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन की सेना को ब्राइमस्टोन 2 मिसाइल दी है। ब्रिटेन ने कहा है, हमारी सैन्य मदद ने रूसी सेना की बढ़त को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस के टैंकों और अन्य हथियार को निशाना बना रहा है।
ब्रिटेन के इन मिसाइल को भेजने की तस्वीरें पिछले दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। इससे पहले ब्रिटेन ब्रह्मस्टोन 1 मिसाइल को भेजा था, जो यूक्रेन की सेना दुश्मन के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए मिसाइल और लॉन्चर्स की तैनाती कर रही है। ब्रिटेन की इस ब्रह्मस्टोन 2 मिसाइल में अत्याधुनिक एयर फ्रेम और अपडेटेड सॉफ्टवेयर लगाया गया है। ये मिसाइल एक एयरक्राफ्ट से अगर दागी जाती है तो उसकी मारक क्षमता करीब 60 किलोमीटर तक रहती है। ब्रह्मस्टोन और अन्य मिसाइल रूसी सेना के किसी भी आक्रामक अभियान को करारा जवाब दे सकती है। ये लेजर की मदद से या फिर पहले से निर्धारित लक्ष्यों को तबाह कर सकती है। इसमें एक रडार लगा होता है जो लक्ष्य की पहचान करने में मदद करता है। ये रडार मिसाइल को युद्ध क्षेत्र को स्कैन करने की सुविधा देता है, साथ ही ये सटीक लक्ष्य को पहचान करने और उसे तबाह करने में मदद देता है। इस मिसाइल को खास तौर पर जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल बाजवा के आते ही तालिबान ने सीज फायर को खत्म करने का ऐलान किया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सोमवार को सरकार के साथ जून में किए गए संघर्ष विराम को वापस लेने का फैसला किया। इसके साथ ही टीटीपी ने अपने लोगों से पूरे पाकिस्तान में हमला करने का आदेश दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक टीटीपी ने अपने लड़ाकों को एक बयान जारी करते हुए कहा है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में मुजाहिदीन के खिलाफ सेना अभियान चला रही है, इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि देश भर में जहां कहीं भी हो सके हमला करें। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर को ये सीधी धमकी है। ये निर्णय पाकिस्तान के लक्की मरवत जिले में टीटीपी के हमले के बाद लिया गया है। टीटीपी ने कहा है, हमने बार बार पाकिस्तान के लोगों को चेतावनी दी थी और धैर्य बनाए रखा ताकि कम से कम बातचीत की प्रक्रिया हमारी ओर से न बाधित हो, लेकिन सेना और जासूसी एजेंसियां नहीं रुकी और हमला जारी रखा। अब हमारा भी जवाबी हमला पूरे देश में शुरू होगा। तालिबान के इस बयान के बाद सरकार और खुफिया एजेंसी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। पाकिस्तान के अधिकारी और टीटीपी के बीच बातचीत पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी, लेकिन बातचीत दिसंबर तक खत्म हो गई। इसी साल मई में बातचीत फिर से शुरू हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सितंबर में सेना और टीटीपी के बीच चल रहा संघर्ष विराम खत्म हो गया है, जिसके बाद तालिबान के हमले एक बार फिर शुरू हो गए हैं। ज्यादातर हमले डेरा इस्माइल खान, टैंक, दक्षिण वजीरिस्तान और उत्तरी वजीरिस्तान जिले में हुई है। अक्टूबर में पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी थी। टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच चलने वाली बातचीत साल भर से अधिक समय के बाद अब एक ठहराव पर आ गई है। इस बयान के बाद टीटीपी के खेमे में बेचैनी पैदा हो गई है। मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी थी कि आतंकवादी गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए टीटीपी इस्लामिक स्टेट या हाफिज गुल के साथ हाथ मिला सकता है। इससे पहले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकार से टीटीपी से निपटने के लिए अपनी रणनीति पर फिर से विचार को कहा था।